कैबिनेट में 8 प्रस्ताव हुए पास। आज के दिन हुई थी ये बैठक। मृत्यु सरकारी आश्रित को हिंदी टाइपिंग की अनिवार्यता खत्म। पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने लॉयर्स घोटाले पर लिखी किताब। पुस्तक रहबर की राहजनी में शाह ब्रदर्स का जिक्र। बीजेपी सांसद सुनील सिंह ने गोद लिए गांव का हाल बेहाल। चतरा के हुसिया पंचायत में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था जस की तस। बीजेपी जिलाध्यक्ष का वादा, जल्द करेंगे विकास। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर झारखंड सरकार ने शुरू की तैयारी। निजी और सरकारी अस्पतालों के बच्चों के लिए बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का। बात झारखंड की में। झारखंड में हेमंत सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन प्रस्तावों में मृत्यु सरकारी आश्रित को हिंदी टाइपिंग की अनिवार्यता खत्म की गई। एमपीएस कर्मियों के वेतन में राज्य का अंशदान 14% किया गया। पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 85 करोड़ की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। कॉर्पस फंड के जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल सरना, जाहिर स्थान, हटगड़ी एवं मसना का संरक्षण एवं विकास करने के लिए योजना की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग से है, जिसके अंतर्गत झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए कॉर्पस फंड के गठन की स्वीकृति दी गई। 25 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस फंड का गठन किया जाएगा और इस फंड से अर्जित ब्याज से राज्य के किसानों के फसलों की क्षति होने की स्थिति में तत्काल राहत के रूप में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल सरना, जाहिर स्थान, हटगड़ी एवं मसना का संरक्षण एवं विकास करने के लिए योजना की। शुभम कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शुभम, हेमंत कैबिनेट की बैठक, 8 प्रस्तावों पर मुहर। वो 8 प्रस्ताव कौन कौन से? शुभम। बिल्कुल सागर, देखिए अगर बात करें कोरोना काल के बाद जब भी अब झारखंड में मंत्री परिषद की जो बैठक की शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं अब राज्यवासियों के हित हेमंत सरकार की तरफ से निर्णय लिए जा रहा है। और इसी कड़ी में आज जो सबसे बड़ी बैठक में जो 8 प्रस्तावों में जो सबसे बड़ा प्रस्ताव था कि जो झारखंड में एनपीएस के तहत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो कार्यरत है, उनकी कह सकते हैं जो उन्हें एक तोहफा के स्वरूप में झारखंड सरकार ने दिया है। और जो उनका मानदेय था, जो पेंशन की जो राशि थी, उसको 10% से बढ़ाकर के 14% कर दिया गया है। तो 4% की जो बढ़ोतरी हुई है वो कहीं ना कहीं जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। और जिसकी बात करें, जब 1 जुलाई 2021 से इसका दिन प्रभावित होगा और 1 जुलाई से ये कह सकते हैं राज्य के जो कर्मचारी हैं वो कर दिया जाएगा। तो एक बड़ा तोहफा के रूप में इसे दिया गया। दूसरी बात करें अगर सागर, जिस तरीके से झारखंड में जितने भी धार्मिक स्थल हैं और सभी धार्मिक स्थलों को सौंदर्यीकरण करने के लिए भी एक प्रस्ताव पारित किया गया है, तो जिसमें क्योंकि झारखंड शुरू से एक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कई ऐसे जो मान लें, अगर सरना संस्कृति की या मनसा धर्म की बात कर लें, ऐसे कई धर्म हैं, उनके प्रति अब सौंदर्यीकरण की बात कही गई है, इसमें प्रस्ताव किया गया है। लेकिन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जिस तरीका से जो आय में वृद्धि की गई है, जो परसेंटेज में बढ़ोतरी की गई है, जो 4% का इजाफा किया गया है झारखंड के कर्मचारियों के लिए, उसमें साल में वित्तीय वर्ष में 342 करोड़ का राज्य सरकार को बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन राज्य सरकार उसके लिए भी तत्पर तैयार नजर आ रही है। जी, लेकिन शुभम, आने वाले समय में कितना वक्त लगेगा इन सभी प्रस्तावों पर धरातल पर इसको उतरने में? देखिए, ये तो वक्त की बात है सागर। अब यह देखना होगा क्योंकि अभी कोरोना के पीक आवर से हम लोग अभी कह सकते हैं स्थल पर आए हैं और वो स्थल पर काम हो रहा है। लेकिन अब यह देखना होगा कि जो वादे सरकार के द्वारा किए गए हैं, जो प्रस्ताव सरकार के द्वारा पारित की गई हैं, वो धरातल पर कब तक आती है, क्योंकि सरकार को बने कम से कम 2 साल का समय पूरा हो चुका है। अब यह देखना होगा कि कब तक ये धरातल पर नजर होते हुए सामने दिखाई देती है। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने लौह अयस्क घोटाले पर लिखी अपनी पुस्तक रहबर की राहजनी मीडिया के सामने साझा की। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लौह अयस्क घोटाले में लिप्त शाह ब्रदर्स का जिक्र किया। साथ ही शाह ब्रदर्स पर कई सवाल भी उन्होंने खड़े किया।
जब ये जिलाधिकारी थे पूर्वी सिंहभूम में, शाह आयोग आया हुआ था और OMM प्राइवेट लिमिटेड है उड़ीसा की कंपनी, उसने जो अवैध खनन किया था उस अवैध खनन को इन्होंने छुपा दिया और ऑर्डर किया डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को लिखित में कि इसका जो 2009-10, 2010-11 में इसने जो अवैध खनन किया है उसको 2012, 13, 14 में जो खनन करेगा उसमें से एडजस्ट कर दिया जाए। जो वहाँ बचा हुआ अवशेष है उसकी ढुलाई करके बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। और खान विभाग और वन विभाग के लोग इसमें चूक हैं। तो मैं ही सवाल उठा रहा हूँ कि कोई बता दे कि वन विभाग और खान विभाग के जो भी नियम हैं उनमें से किस नियम के तहत आप इसको ऐसा करने दे रहे हैं, और नहीं करने दे रहे हैं तो आप इसके लिए दोषी हैं। और खास करके जो सारंडा के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और चाईबासा के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर। और राज्य में गठबंधन की सरकार बने लगभग 1.5 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन बोर्ड निगम 20 सूत्रीय का गठन अभी तक नहीं हो पाया। इसे लेकर सत्ताधारी पार्टियों में सिर्फ टॉवल भी देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि बोर्ड निगम में कई ऐसे पद हैं जिसे लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है और सत्ता में 3 पार्टियों के होने से कहीं न कहीं साख की भी बात है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सत्ता पक्ष को एकमत होकर बंटवारा करने की सलाह दी है। देखिए, ये मुद्दा विशुद्ध रूप से सरकार का, मैं समझता हूँ इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए और सरकार का विवेकाधीन विषय होता है। लेकिन इस राज्य का एक नागरिक होने के नाते और जनता के हित को प्राथमिकता में रखते हुए जरूर चाहूँगा सरकार से कि कुछ ऐसे विभाग हैं जिसका अविलंब गठन किया जाना चाहिए, खासकर महिला आयोग, जहाँ काफ़ी आवेदन लंबित हैं और महिलाओं की समस्याओं से जुड़ी वहाँ आवेदन लंबित हैं लंबे समय से। उसके अलावा सूचना आयोग, जहाँ लोग राज्य सरकार की गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए आवेदन देते हैं, लेकिन कोई सूचना आयुक्त नहीं होने की वजह से बिल्कुल मृतप्राय हो गया है ये दोनों आयोग। तो जनहित के मुद्दों को अगर सरकार महत्व देती है तो मैं समझता हूँ कि इन 2 आयोगों का गठन जितनी जल्दी हो करना चाहिए। और साथ साथ सरकार में शामिल दल एकमत अगर हो जाते हैं तो सरकार के लिए भी सहूलियत होगी। और बोर्ड निगम का गठन हर कोई की अपेक्षा होती है सरकार में जो दल शामिल होते हैं कि उनको प्रतिनिधित्व मिले। तो यह सरकार के मुखिया का विषय है कि किसको कहाँ मौका देना है। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी थमने लगी है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पहले ही कोविड की तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी। ऐसे में तीसरी लहर की आहट को देखते हुए झारखंड सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। इसकी तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने तीसरी लहर से निपटने के लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही। साथ ही कहा कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। देखिए, हमारी सरकार, आपने देखा होगा कि मुझे लगता है कि आप प्रेस मीडिया से हैं, और जिस प्रकार राज्य सरकार ने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया है, बच्चों का बेड और उसका रगन उगन या फिर सॉफ्ट टॉय हो या फिर और मतलब मेंटल, बच्चा अगर संक्रमित भी हो जाए तो इतनी खुश रहेगा उस जगह पर जाकर अपने परिवार, मम्मी तो जरूर रहेगी, छोड़ेगा तो कोई नहीं, और नहीं भी रहेंगे तो डॉक्टर्स रहेंगे। तो सबको ट्रेनिंग दी जा रही है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया जा रहा है, और भगवान ना करे कि तीसरी लहर में हमारे राज्य के बच्चे आए, ये तो हम प्रार्थना करेंगे भगवान से। और राज्य में महिला आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन पिछले 1 साल से राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्य नहीं रहने से कामकाज अब ठप पड़ा है। इस पर बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर ने महिलाओं को न्याय दिलाने वाले आयोग में पिछले 1 साल में भी सदस्य नहीं होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और हेमंत सरकार पर राज्य की महिलाओं के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। अध्यक्ष का सवाल नहीं है, तो महिला आयोग में ही जितने जो मेंबर हैं, अध्यक्ष के साथ जो मेंबर हैं वो कोई भी नहीं है, मतलब टोटली मतलब खाली है। और जिस मतलब ये तो सरकार का एक दायित्व होना चाहिए कि जैसे सरकार गठन होने के बाद
महिला आयोग हो गया, जो कि बहुत मतलब राज्य में जितने महिलाओं से संबंधित जो केसेस हो रहे हैं, आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म, हत्या, बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म, हत्या, अपहरण, ऐसे बहुत सारे जो केसेस हो रहे हैं, उस हिसाब से इसीलिए आयोग का निर्माण होता है कि सरकार अगर काम कर रही है, अगर उस सरकार तक लोग नहीं पहुंच पाए तो आयोग है, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप आयोग में कर सकते हैं, ताकि उसका त्वरित उसका निदान हो सके। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र की सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता अब तक नहीं बढ़ाए जाने पर नाराजगी अब जताई है। जहां एक तरफ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने केंद्र की सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कही, वहीं इस पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने इन सब का कारण कोरोना महामारी बताया। सरकार ने 18 महीने से सरकारी कर्मचारियों के 75,000 करोड़ रुपए के महंगाई भत्ते पर रोक लगा रखी। जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी हैं, उनका महंगाई भत्ता इसलिए बढ़ता रहा है कि जब जब महंगाई होते हैं तो जो कर्मचारी हैं उनके पास तो सिवाय तनख्वाह का और कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं होता है। तो इसलिए हमारी मांग है कि केंद्र सरकार इस प्रकार के जनविरोधी जो फैसले ले रही है वो गलत है। आप इतना ही नहीं देखें, 18 महीने से सरकारी कर्मचारियों के 75,000 करोड़ रुपए के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस जिस तरह की नकारात्मक राजनीति कर रही है, उसका चेहरा कई मौक़ों पर देखने के लिए आया है। चाहे कोरोना का प्रथम फेज का संक्रमण हो या दूसरी फेज का संक्रमण हो, इस दौरान जिस तरह से कठिनाइयाँ राज्य के सामने और देश के सामने हैं, ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम इनको डियरनेस अलाउंस देंगे ही नहीं, लेकिन कठिनाइयाँ हैं राज्य के समक्ष और देश के समक्ष। तो सरकार ने लोगों से निवेदन किया है कि हम आपके डियरनेस अलाउंस कुछ दिन के लिए सस्पेंड रखेंगे और निश्चित रूप से जैसे ही स्थिति सामान्य होगी और रेवेन्यू कलेक्शन सामान्य स्तर पर लौट आएगा तो सारी बैकलॉग और आप कह सकते हैं जो एरियर हैं, उन सारे लोगों की हमारी चिंता है और समय समय पर हम अपने पेंशनधारियों की जैसे सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवसर दे सकते हैं। सरकार प्रयासरत है, लेकिन राजनीति करने वाले लोग जो है नकारात्मक अंदाज से चलते हैं, उनको उनकी राजनीति मुबारक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट संदेश के साथ आगे बढ़ रही है कि देश को मजबूती की ओर ले जाना है और कोई भी तबका जो प्रभावित हुआ है इस महामारी से उसको हम छोड़ दें। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए झारखंड सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से निजी और सरकारी अस्पतालों में बच्चों के लिए बेड को बढ़ाने के लिए कहा गया। सरकार से मिले निर्देश के बाद से रांची शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में करीब 300 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। बेड के अलावा जरूरी उपकरण की खरीदारी और स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग पर भी ध्यान अब दिया जा रहा है। हाँ, 20 ICU बेड तैयार हो गए हैं बच्चों के लिए और 30 नॉर्मल ऑक्सीजन बेड जो हैं बच्चों के लिए, कोविड बच्चों के लिए हम लोग तैयार कर चुके हैं। फाइनल हो गया है, करीब सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। दवाइयाँ कुछ आनी बाकी हैं, तो 1-2 दिन में दवाइयाँ भी आ जाएंगी। तो हम लोग ऐसे नॉर्मल कोविड मिला के 350 बेड हो गया है। पहले का जो बेड थे और ICU बेड मिला के 350 बेड हो जा रहे हैं। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उसी साल 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। सांसदों और विधायकों से एक गांव गोद लेने की अपील की थी। योजना तो जोर शोर से बनी, लेकिन कई गांवों में धरातल पर नहीं उतर सकी। चतरा में साल 2020 में बीजेपी सांसद सुनील सिंह ने मयूरहंड प्रखंड के होसिया पंचायत को गोद लिया था। इसे आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का लक्ष्य भी रखा गया, लेकिन करीब 1 वर्ष बाद भी स्थिति जस की तस है। इस पंचायत को लोग आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। वहीं जब इस मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने गांव में बुनियादी सुविधाएं बहाल करने की कवायद तेज करने की बात कही है। आदरणीय सांसद सुनील कुमार सिंह जी मयूरहंड प्रखंड के होसिया पंचायत को गोद लिए हैं
और अपने आदरणीय सांसद सुनील सिंह जी कई बार उस पंचायत का भ्रमण किए हैं और वहां जाकर के आम नागरिक के जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए वे संकल्पित हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी इस विषय पर उन्होंने कई दौर की बात की है। उपायुक्त चतरा का भी उस पंचायत में दौरा हुआ है। जब चुनाव का टाइम आता है तब कहते हैं बोल नहीं ये देंगे वो देंगे ऐसे देंगे वैसे देंगे। जब ले लेते हैं सब कुछ कलेक्शन में खड़ा होके तब कुछ दमे नहीं रहता है। अगला पास कुछ दम नहीं रहता है। क्या रहता है खाली हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं बोल नहीं ये दे देंगे तो वो दे देंगे। और क्या चीज का व्यवस्था है? कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं है। पानी का व्यवस्था भी नहीं है, अस्पताल नहीं है, बैंक नहीं है, कहाँ है? भी आए हैं देखिए यही है किसी अपना गोद लिया हुआ क्षेत्र खुशिया पंचायत का। रोड का देखिए सड़क निर्माण यही है। बड़े बड़े इलेक्शन के टाइम में बड़े बड़े बात बोल के गए ये कर देंगे, पानी की व्यवस्था है, सड़क का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ जनता कैसे चल रहा है। सब पंचायत के गोद लिए हुए हैं संसद जी हमारे और अब तक रोड नहीं बनाए, ना कुछ बनाया है, ना हम लोगों को कुछ आने जाने का सुविधा है। कोई एक भी प्रतिनिधि भी नहीं आया अभी तक, कोई देखने तक भी नहीं आए हैं। देखिए सब आ रहा है जा रहा है गिर रहा है। बताइए हम लोग कैसे चलेंगे? ताल तो उससे पंचायत में है ही नहीं। पाकुड़ के महेशपुर में JSLPS MKSP परियोजना के तहत 3000 महिला किसानों को मक्का का बीज निःशुल्क मुहैया कराया गया ताकि इसकी खेती कर महिला अपनी आजीविका बढ़ा सकें। बीज का वितरण अंचलाधिकारी रितेश जायसवाल की उपस्थिति में की गई। इस दौरान विधायक जनप्रतिनिधि अब्दुल वजूद शेख, MKSP BPM राजा चक्रवर्ती सहित अन्य लोग वहां पर मौजूद रहे। मैं गांव की एक महिला किसान है जो कि मैं अभी JSLPS के माध्यम से फ्री में बीज वितरण हो रहा है। यहाँ से ले जाके गांव को किसान को देना है। हमारे अंचल कार्यालय के आजीविका मिशन के ऑफिस में जो आजीविका मिशन की जो बहनें हैं, जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उनको बीज का वितरण किया जा रहा है जिससे कि ये जाकर के अपने जो गांव में हैं वहाँ के जो किसान हैं उनको ये बीज वो देकर वितरित करें और किसान जो है ये बीज से अपना फसल अपना ये राजधानी राज्य में बिना लाइसेंस वाले वैकेंट हॉल पर RMC ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश के बाद निगम की एनफोर्समेंट टीम ने कई बड़े बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया। इस बैंक्वेट हॉल में राजधानी के मान्या पैलेस, सेलिब्रेशन हॉल, वृंदावन पैलेस जैसे कई बड़े हॉल के नाम शामिल हैं। इन बैंक्वेट हॉल को लाइसेंस लेने के लिए नगर निगम की बाजार शाखा ने पहले ही नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद अभी तक उपरोक्त हॉल के प्रबंधकों ने लाइसेंस नहीं लिया, जिसके एवज में ये कार्रवाई की गई। आदित्यपुर नगर निगम के द्वारा घर घर पानी की सप्लाई के लिए घर घर नल कनेक्शन दिया गया, जिसमें एक पीतल का नल भी विभाग के द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं नगर निगम जोर शोर से पानी की सप्लाई को लेकर नल लगाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिन रात चोर अपने हाथ की सफाई भी करने में लगे हैं। ये क्या है कि हम लोग का हाउस कनेक्शन के अंदर हम लोग मीटर और एक पॉइंट निकाल के नल लगा के दे रहे हैं, जो पीतल का नल है। एक बार लगा देने के बाद हाउस होल्ड की जिम्मेदारी होती है कि इसको संभाल के रखना। अगर कोई किसी कारणवश चोरी हो जाता है या कोई ले जाता है तो जिंदल कंपनी एक बार ही लगाएगी। वो मकान मालिक को जब हम लोग लगाते हैं तो उससे साइन लगते हैं कि हाँ आपके घर में इंस्टॉल कर दिया गया है। अगर चोरी होती है तो उसकी जवाबदेही मकान मालिक की होगी। रामगढ़ थाना क्षेत्र के बलकुदरा पुतलवा टोला में बीती रात एक बाइक पर सवार 3 लोग अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरे और बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं उनके गिरते ही सड़क पर 2 पिस्टल, एक कट्टा और जिंदा कारतूस सड़क पर बिखर गया।
देखते देखते घटनास्थल पर सैकड़ों की भीड़ के साथ पुलिसकर्मी पहुंचे। बासल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तीनों अपराधी पोचरा में अशोक पासवान नामक ठेकेदार पर गोली चलाकर भाग रहे थे, जिसमें अशोक पासवान बाल बाल बच गया। जिसके बाद अशोक पासवान ने इसकी सूचना बारकाकाना पुलिस को दी। पुलिस ने भदानी नगर और बासल पुलिस को सूचित करते हुए अपराधियों के पीछे अपने वाहन से पीछा करने लगे। इसी दौरान तीनों अपराधी वहां पर गिर गए। मांगने आया था, मैं पोचरा अपना ऑफिस से बाहर निकल रहा था। हमारा वहाँ रेलवे का काम चलता है। वो लोग बोला पैसा मांगने के बाद क्या मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया। ये लोग हाथ लगा के वहाँ बैठे हुए थे पहले से, मुझे मालूम नहीं था। जब मैं ऑफिस से वहाँ से निकला तो मेरे पर फायरिंग हुई। फिर उसके बाद मेरे पर जब फायरिंग हुआ तो मैं रोड की तरफ भागा। वहाँ 200 यार खड़ा था, बोला देखो मेरे पर फायरिंग हुआ है। तो मैं तुरंत घुटवा थाना गया। घुटवा थाने का तो मैंने बताया कि सर मेरे गाड़ी पर फायरिंग हुआ है। तो पता चला कि घुटवा थाना को पता लगा कि कोई 3 आदमी एक्सीडेंट किए हैं, कहीं वही लोग तो नहीं है। चलो देखते हैं। तो हमको देखकर साथ में बोले कि चलो देख लेना। तो पता चला कि नहीं यही लोग तीनों था, मैं देखा था। क्या रंगदारी का मामला जुड़ा हुआ इसमें? क्या? हाँ, रंगदारी का मामला जुड़ा हुआ। इससे पहले भी हमला हुआ पे? क्या नहीं, इससे पहले नहीं हुआ है, लेकिन रंगदारी शुरू से ही मांगा जा रहा है। सूचना मिली थी कि कुछ लड़के फायरिंग करके भाग रहे हैं। हम लोगों ने चेकिंग लगाया था, तो चेकिंग से पहले ही सूचना मिली कि यहाँ पर 3 लड़के बाइक में आ रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट होकर यहीं पर गिर गए हैं। तो तीनों घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सशस्त्र बल की निगरानी में उन्हें सदर अस्पताल भेजा गया है। उन तीनों से पिस्टल बरामद हुए हैं और बाकी जानकारी अभी तीनों का नाम ये सभी पुष्टि नहीं हो पाई है। सर, होने के बाद क्या क्या सामान सर बरामद हुआ? अभी सामान 2 पिस्टल बरामद हुआ और 1 देसी कट्टा बरामद हुआ। चलिए ठीक है, लेकिन मगोदर थाना क्षेत्र के स्वर्ण व्यापारी से 20 लाख रुपए लूट का मामला सामने आया, जहां गिरिडीह पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 3,06,000 रुपए, लूटी गई राशि से खरीदे गए बाइक समेत अन्य सामान भी बरामद किया है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक अमित रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी और बताया कि गिरिडीह जिले के धनवार व्यापारी से सोने का व्यापार कर धनवार से वापस लौटने के क्रम में बीते दिन बागोदर थाना क्षेत्र से 20 लाख रुपए की लूट की गई थी। इस मामले में शामिल अपराधी को कोलकाता सहित अन्य स्थानों से गिरफ्तार कर लिया गया। इम्पोर्टेंस देखते हुए इसमें एक टीम तैयार की गई, जिसमें त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। थाना प्रभारी बगोदर और उस क्षेत्र के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा अच्छा काम किया गया है। इसमें संदिग्ध 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो लूट का पैसा है, जो इनके हिस्से का पैसा बनता था, वो बरामद की गई है। साथ ही साथ जो घटना में प्रयोग किया गया एक बोलेरो वाहन है, जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया, वो भी जब्त किया गया है। एक अपाची मोटरसाइकिल जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से परचेज़ किया गया है, एवं एक मोबाइल सेट जो कि इसी क्राइम में से जो पैसे इन्होंने लूटे थे उससे जो खरीदा गया मोबाइल सेट है, वो भी बरामद किया गया है। साथ में कुछ कैश बरामद किया गया है, जो आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ विस्तृत तौर पर बताया जा रहा है। जमशेदपुर के उलेडी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक अर्पित कश्यप नाम के युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाले युवक का नाम दैवेद है। आरोपी युवक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी। बातचीत कर रहा था, बस उसी ने गोली चला दिया। किससे बातचीत कर रहा था? डेविड। हाँ, डेविड कहाँ का है वो? शंकोसाई रोड नंबर 5 में रहता है। और ये कहाँ रहता है? ये कालिका नगर में रहता है। कितना गोली चला? एक चलाया। कहाँ लगा? कमर के पास। कौन चलाया? डेविड चलाया। इसका नाम क्या हुआ? इसका अर्पित कश्यप। अच्छा, पुराना कोई विवाद भी था क्या? नहीं सर। बोकारो जिले के दामोदा खुलियरी के घुटवे आउटसोर्सिंग में कार्यरत संजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रंगदारी को लेकर अमन सिंह गैंग ने फायरिंग की। धमकी भरा पत्र छोड़ा। कार्यरत कंपनी के अधिकारी वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। घटना की सूचना मिलती ही डीएसपी बोकारो झरिया ओपी पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी पूरी जानकारी ली। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं फायरिंग की इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल अब बना हुआ है। यहाँ पर फायरिंग की घटना हुई है
किसी ने आकर के फायरिंग किया और रंगदारी मांगने का प्रयास महसूस हो रहा है। अभी हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत जल्दी होगा अभी कुछ करना जो है, लेकिन इस तरह की घटनाएं आसपास में भी हुई हैं धनबाद जिले में, तो काफ़ी कुछ सूत्रों को हम लोग संभाल रहे हैं। तो पुलिस अब फिलहाल जांच में जुटी है। बोकारो की ये तस्वीर देखिए, कोलियरी में इस तरह से लगातार लापरवाही की खबरें जो सामने आ रही हैं, पुलिस अब इस पर एक्शन अब लेगी। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की में इतना है। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।